बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और हमें पाकिस्तान से ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज़किया निगार इम्तियाज़ गुल साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इरफान। सर वालेकुम अस्सलाम। सर पाकिस्तान की तारीख का कल वो दिन था जब ऐसे हालात के अंदर जब सब ये कह रहे थे, खुसूसन ऑपोजिशन ने जो माहौल बनाया था कि शायद अब हुकूमत आज गई, कल गई और ऐसा फ़ील हो रहा था और उससे 2 हफ़्ते पहले भी ऐसी खबरें आ रही थी, बल्कि खबरें लगवाई जा रही थी। एक माहौल बनाया जा रहा था कि हुकूमत के पास ऑप्शंस बहुत कम हो गए हैं और अब हुकूमत जो आईएसआई चीफ का जो एक एपिसोड हुआ उसके बाद महंगाई को बुनियाद बनाकर और फिर हमने ये भी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को अदालत भी बुला लेती है। तो ये ऊपर-नीचे ऐसे सारे वाक़यात हुए जैसे तासुर बनाया जा रहा था। हालाँकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और थी, इसको गाए-बगाए हम एनालाइज़ करते रहे हैं। लेकिन कल का दिन सर ये हुआ कि ऑपोज़िशन और पहले भी इजलास बुलाया गया, मुश्तरका इजलास था, उसे मुलतवी कर दिया जाता है और फिर इस बुनियाद के ऊपर ऑपोज़िशन ये कहती रही कि अब जो है शायद ये गवर्नमेंट चली जाएगी। लेकिन कल उनकी बॉडी लैंग्वेज इजलास शुरू होने से पहले हमें नज़र आ रही थी कि क्या है। सर कैसे देख रहे हैं आप इसको? ऑपोज़िशन के पास अब ऑप्शंस क्या हैं? अदालत कांट बी एन ऑप्शन बिकॉज़ ये कॉन्स्टिट्यूशन एक पार्लियामेंट जहाँ पर लेजिस्लेशन होती है, वहाँ पर ये काम किया गया। आइन ये कहता है कि मतलूबा हदफ आपने हासिल करना है तो एक आपको मेजॉरिटी चाहिए, वो ली गई। इसके बावजूद ये राग लापा जा रहा है कि जनाब हम अदालत जाएँगे। कल जीत सर किसकी हुई है? इमरान खान इज़ बैक इन पावर, यानी पावर में तो पहले ही है, लेकिन जिस तरह एक दोबारा से जो एक उन्हें एक नई लाइफ़लाइन मिली है। देखिए, हम ये कह सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म को एक नई लाइफ़लाइन मिली है। इस लिहाज से कि बहुत सारे लोगों ने इसके नोहे लिखे थे और ओबिचुरी जिसको कहते हैं, वो भी लिखनी शुरू कर दी थी कि यानी जो एक पेज की बात थी कि आर्मी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान या पीटीआई वो एक ही पेज पे हैं। आई थिंक उस बयानिए को काफ़ी बड़ा धचका मिला है और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि जो कुव्वतें या जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इमरान खान के साथ थे, वो साथ रहे और उन्हीं की वजह से पार्लियामेंट के अंदर भी उनको अपनी अददी अक्सरियत साबित करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। और दूसरी तरफ अगर आप देख लें कि अपोजिशन के कोई 8-9 अरकान कल इजलास से गायब थे, उससे ये भी ज़ाहिर होता है कि खुद अपोजिशन की सफ़ों में बज़ाहिर मौलाना फज़ल रहमान ने पीडीएम की रूह में कुछ जान फूँकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम तीनों बड़ी जमातों के अपने-अपने मसाइल हैं। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान एतमाद की कमी है। मौलाना फज़ल रहमान पार्लिमानी बेरोज़गार हैं, उनके पास कोई पार्लिमानी ऐसी अक्सरियत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो कोई बार्गेनिंग कर सकें। लिहाज़ा अ, अपोज़िशन मुनक़सिम है, कमज़ोर है, जबकि दूसरी तरफ कमज़ोर नज़र आने वाली महज़ 3-4 वोटों की बुनियाद पे बरसर इक़्तिदार पीटीआई को एक और मौका ज़रूर मिला है। ज़ाहिर है उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया। लेकिन एक बात वाज़ेह हो गई कि चूँकि ये ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसके जिसके छुपाने को कुछ नहीं है, जिसका अपना दामन साफ़ है, उसकी वजह से मेरा ख़्याल है वो लोग भी जो इनसे नाराज़ भी थे, वो भी कल इजलास में आके बैठ गए और बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ने तो कोई 3 अरकान असेंबली का पीटीआई के खुद नाम लेके शुक्रिया अदा किया कि वो तीनों बीमार भी थे, उसके बावजूद उन्होंने इजलास में शिरकत की और कई घंटे तक वहाँ पे बैठे रहे। सर ये जो कल का मुझे तो लगता है कि सर एक सुनहरा चैप्टर है, क्योंकि वो तमाम क्योंकि जमहूरियत के लिए सर कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये लोग जिनको आपने सियासी बेरोज़गार कहा, पार्लिमानी बेरोज़गार कहा, ये चाहते हैं कि किसी तरह इक़्तिदार में आएँ और कोई ना कोई किसी का जो है वो मोहरा बना हुआ है। फज़ल रहमान साहब मोहरे किसके हैं? किराए के बच्चे, मदरसे के बच्चे सड़कों पे लाने के लिए बाकायदा लंदन से फ़ोन जाता है और
बाकायदा प्लानिंग की जाती है। लॉन्ग मार्च होगा, फिर यही बच्चों को इस्तेमाल किया जाएगा। जहां तक लोगों को लाने का मसला है, तो शायद स्ट्रीट पावर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास उस तरह की नहीं है, जिस तरह की आप समझें कि एक तब्दीली आ जाएगी। सर, कल कुलभूषण यादव का, इस पर भी कानून साजी हुई है, इसके ऊपर अब सियासत भी की जा रही है। अ, हमें ये लोगों को बताना बहुत जरूरी है, और मैं चाहूंगा कि इस पे आप रोशनी डालें। कुलभूषण यादव का मामला, कानून साजी होना उस पर क्यों जरूरी था, और इसका अगर कानून साजी ना होती तो पाकिस्तान के लिए क्या मुश्किल था। और ये जो अपोजिशन सर कह रही है ना कि एनआरओ दे दिया गया, सर इन्हें एनआरओ के अलावा कुछ नजर नहीं आता। एनआरओ क्या दिया गया है, और ये क्यों जरूरी था कि इस पे बाकायदा कानून साजी होती। देखिए, कुलभूषण जाधव का केस एक टेस्ट केस था, पिछली हुकूमत के लिए भी और मौजूदा हुकूमत के लिए भी। और उसमें गुज़श्ता दौर हुकूमत में, मतलब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में, बैन अक़वामी अदालत इंसाफ ने ये मुतालबा किया था कि उनको कौंसलर एक्सेस दी जाए, और एक लिहाज से गैर मशरूत एक्सेस दी जाए। उसमें सिर्फ एक इस फैसले के खिलाफ वोट आया था, वो भी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जज थे। अब जहाँ तक एनआरओ की बात है, मेरा ख्याल है हुकूमत को ये फैसला रियासत पाकिस्तान को ये एनआरओ देना ही देना था, ताकि उन इम्कानात को ख़त्म किया जाए जिनके तहत कुलभूषण जाधव को भारत या किसी तीसरे मुल्क के हवाले किया जा सकता था बैन अक़वामी कानून के तहत। उसमें यानी कई ये चांसेस मौजूद थे, ये खदशा मौजूद था कि अगर ये कानून साजी ना की गई तो कुलभूषण यादव को किसी और मुल्क के हवाले किया जा सकता है। जी, बिल्कुल, उसमें इम्कान तो मौजूद था। और उसमें आपको मालूम है कि भारत की इस वक़्त दुनिया भर में इतनी मज़बूत पोज़ीशन है कि भारत के एतराज़ पे ग्लासगो में जो क्लाइमेट समिट हुआ है, उसके कुछ अल्फ़ाज़ बदल दिए गए हैं। यानी इतनी उसकी चूँकि अहमियत है इक़्तिसादी लिहाज़ से, ले और दूसरा ये कि पाकिस्तान और चीन को तो अमेरिका ने शामिल कर लिया मज़हबी आज़ादियों की का एहतराम न करने वाले ममालिक में। लेकिन भारत में इस वक़्त जो कुछ हो रहा है आरएसएस और बीजेपी के नाक के नीचे, उसका उसकी वजह से उसको मज़हबी आज़ादियों की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के हाथ काफ़ी हद तक बंधे हुए हैं, और इस किस्म की एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए आपको लाज़मी कानून साज़ी करनी पड़ती है। जिस तरह फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स के हवाले से ऐसी कानून साज़ी पाकिस्तान मौजूदा दौर हुकूमत में की गई है, जो गुज़श्ता हुकूमतों ने नहीं की। वो कतरा रही थी, क्योंकि उससे बराह रास्त ज़द पड़ रही थी उन लोगों पे जिन्होंने बेनामी अकाउंट्स रखे हुए थे, जिन्होंने बेनामी जायदादें रखी हुई थी। तो गैर ज़रूरी तौर पे एक कानूनी मामले को सियासी रंग देकर हुकूमत को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है अपोजिशन। साथ में ये भी था, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि जी लो, अरकान असेंबली से अंगूठे लगवा के ये कानून साजी कराई जा रही है। हालांकि जब 18वीं तरमीम पास हो रही थी और उसमें एक आइन की 105 शिकों को तब्दील किया गया था, उसमें एक शिक ये भी थी कि तमाम सियासी जमातों के जो सरबराह हैं, उनको मुतलकुल अनान आमिर तकरीबन बना दिया गया था। यानी उनको इतने पावर दे दिए गए थे कि जो भी रुकन असेंबली अगर वो पार्टी से इख्तिलाफ करेगा पार्लियामान के अंदर, तो उसको पार्टी का सदर सरबराह निकाल सकता है। यानी एक बिल्कुल डिक्टेटर की तरह। और उस पे सबने आंखें बंद करके, अपने आंखें भी नहीं बंद की, ज़हन भी बंद करके दस्तखत कर दी। उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अभी जिस अंदाज में इनको कानून साजी करनी पड़ी है मौजूदा हुकूमत को, ज़ाहिर है कोई 50-60 के करीब बिल थे, 33 इन्होंने अपनी मर्जी के बिल अब पास करवा लिए हैं। ज़ाहिर है आइडियली तो सलाह मशवरे से होना चाहिए, लेकिन अगर दूसरी साइड सलाह मशवरे पे राज़ी नहीं है तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तो उसमें फिर एक ही ऑप्शन रह जाती है कि आप मुश्तरका इजलास बुलाएं, अपने अक्सरियत उसमें दिखाएं कानून साजी के जरिए। अच्छा सर, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने, जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानियों का मामला है, ये पहली दफा सर हुआ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को उनके वोट का हक मिला है। इससे पहले जितनी भी हुकूमतें आई हैं, वो
वादे करती रही हैं कि आपको जरूर हक मिलेगा, सिर्फ इनके पैसे अच्छे लगते हैं। रेमिटेंस की शक्ल में पैसा पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमत के दौरान यानी 3 सालों में सबसे ज्यादा है। जब वादे करते हैं कि आपको वोट का हक दिया जाएगा, वो अब वोट का हक मिल गया। सर इस पे मैं चाहूंगा क्विकली कमेंट करें एंड देन अब जो सेकंड स्टेज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तानी बसते हैं 80 लाख सर ओवरसीज पाकिस्तानियों का फिगर है। अब इन तक अप्रोच कैसे किया जाएगा, रीच कैसे किया जाएगा, और प्रोपोर्शन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी है। इसके ऊपर इन्होंने बड़ा वर्क किया है क्योंकि इसकी भी एक अपनी वजह है, वो मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करूंगा। बट हाउ यू सी दिस ओवरसीज पाकिस्तानी वोट सर? देखिए, तो बहुत मेरा ख्याल है खुशाइंद बात है। अक्सर लोग रहते बाहर मुल्क में है लेकिन दिल उनका पाकिस्तान में होता है, और सियासत में भी उनकी उतनी ही दिलचस्पी होती है। मैं हम खुद भी चाहे अमेरिका चले जाएं, यूरोप चले जाएं, जहां भी, तो वही पाकिस्तानी टीवी लगा होता है, लोग दिलचस्पी से फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर वो लोग पाकिस्तान की सियासत में वोट देकर हिस्सा लेना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी बात है। और उसके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर भी जो गैर मुल्की आए होते हैं, वो बजरिया इलेक्ट्रॉनिक वोट ही अपने मुल्क की सियासत में हिस्सा लेते हैं। जितने डिप्लोमेट्स हैं गैर मुल्की जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ से बहुत अच्छी बात है कि अब जरूरी तो नहीं कि सारे पीटीआई के लोग होंगे वोट करने वाले, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, उसमें नून लीग के लोग भी शामिल हैं, तो उनको भी माशाल्लाह हक मिल जाएगा। अगर जहां दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों तो वहां से वो वोट कर सकेंगे अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए या जमात के लिए। लेकिन सर यंगस्टर्स ज्यादा हैं, और वो यंगस्टर्स जो बिलीव करते हैं पाकिस्तान के अंदर तब्दीली की, वो इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ। तो हमें नंबर ज्यादा नजर आते हैं। हम अगर इसका सर्वे करें लंदन के अंदर भी, तो यहाँ पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आपको स्ट्रेंथ नजर आएगी। इनके फंक्शंस के अंदर जब याद है कि यहाँ पर डैम फंड की तकरीबात थी, और उसके अलावा भी दूसरी जो तकरीबात पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जब जब होती हैं, आपको सर एक बड़ा डिफरेंस नजर आता है। मुस्लिम लीग नून की गैदरिंग्स हो तो वहां पे आपको बंदे नजर नहीं आएंगे, खास शक्लें नजर आएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हों तो खास शक्लें नजर आएंगी। बल्कि सर उनके तो शक्लें एक फिक्स है कि जनाब इन लोगों ने ही आना है, और उन्होंने तो बल्कि अपनी सीटें भी डिसाइड की होती हैं कि आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठेगा, तकरीर किसने करनी है, इख्तिताम कौन करेगा, ये सब चीजें हो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेंथ है वो हमें काफी ज्यादा नजर आती है। सर हैविंग सेड दैट, तरीकाकार सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों को लाना। एक बंदा जो वेल्स में रहता है, मैं बरतानिया की आपको एग्जांपल दे देता हूँ, सर उसको कैसे लाया जाएगा? हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर ये खदशात का इजहार किया कि आपकी रजिस्ट्रेशन का मामला है, आप वोटर्स को किस तरह लेकर आएंगे, तरीकाकार क्या होगा, पाकिस्तान हाई कमीशन का रोल क्या होगा, दुनिया में जहां जहां कौंसल खाने हैं, एम्बेसीज हैं, उनका किरदार क्या होगा, इन लोगों को इकट्ठा करना। आपको लगता है कि ये चैलेंज होगा? और अगर ये नंबर्स ना हुए तो फिर सर ये ओवरसीज वोटिंग का जो हमने राइट है, मेरा ख्याल है कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, ये तो अब हुकाम पे है ना, जिन लोगों ने ये ये हक देना मुनासिब समझा, ज़ाहिर है उन्होंने इस पे कुछ काम किया होगा। और ज़ाहिर है उसमें चैलेंजेस होते हैं। दुनिया में जहाँ भी कोई नया सिस्टम आता है उसमें टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, इब्तिदाई तौर पे मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन मसला ये है कि ये वोटिंग का हक कोई पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा तो नहीं है, और सिर्फ पीटीआई की हुकूमत के लिए नहीं है, बल्कि अ, आइन के तहत और पार्लिमानी अब लेजिस्लेशन के मुताबिक तमाम पाकिस्तानियों को ये हक मिल गया है। तो मेरा ख्याल है जो जो इस पे अमल दरामद होगा उससे बेहतरी आएगी। चैलेंजेस कोई इतने बड़े नहीं होंगे, ज़ाहिर है मोबिलाइज करना आसान नहीं होता है, लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की आप बात कर रहे हैं तो उसमें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर हो गया तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। अलबत्ता चैलेंजेस ज़रूर होंगे, और वो सिर्फ प्रैक्टिस के ज़रिए ही दूर हो सकेंगे। सर ये जो लोग कहते थे कि जो अमेरिका में रहता है उसे क्या पता कि चीचों की मलिया में क्या हो रहा है, चीचा वतनी में क्या हो रहा है, मुरीद के में क्या हो रहा है। इन ताकतों के बारे में क्या कहेंगे? एहसन इकबाल साहब तो बड़े एक्टिव थे और बड़े उसे इसको नेगेट करते रहे पूरे इस प्रोसेस को कि जनाब इसका फायदा नहीं होगा। आपको लगता है कि कभी इसको अंडू किया जा सकता है फ्यूचर में, या इट विल बी देखिए, टू वो तो डिफिकल्ट? वही पार्लिमानी अक्सरियत की बात है ना जी, कि अब दूसरी कोई हुकूमत आती है और वो समझती है कि ये एक गलत काम है, तो वो फिर पार्लियामान में ज़ाहिर है कोशिश करेगी। अब मालूम नहीं कि इसको किस हद तक रिवर्स किया जा सकेगा, क्योंकि ये तो वो हुकूक हैं जो कि इस वक़्त दुनिया भर में राइज हैं।
भले हमारे सियासतदान उसको ना माने, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इस तरह जो इंटरनेट के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक वोट है, ये तो दुनिया भर में राइज है। अब अगर ये इसको रिवर्स करेंगे तो मेरा ख्याल है अपने ही बेइज्जती का, खुद ही शर्मिंदगी का बायस होगा इनके लिए, क्योंकि अब तक कोई प्लॉजिबल एतराज़ ये नहीं कर पाए हैं इस तमाम सिस्टम में, सिवाय इसके कल से जो चीख रहे थे हमारे अपोजिशन के अरकान, उसमें बिलावल भी शामिल है, शहबाज शरीफ भी, कि जी इनको वोट 222 चाहिए थे, 221 वोट मिले, इनकी गिनती गलत हुई है। ये उन्होंने नहीं कहा कि ये सिस्टम खराब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का या इलेक्ट्रॉनिक वोट ओवरसीज पाकिस्तानीज को जो मिल गया है, उसमें ज़ाहिर खदशात इनके अपने होंगे, लेकिन इन्हें ये सोचना चाहिए कि ये सिस्टम्स अगर इम्प्रूव हो रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए हो रहे हैं, कोई पीटीआई के लिए नहीं हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। मुझे और इम्तियाज साहब को इजाजत दीजिए।